नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है देश दुनिया। खबरों का विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना में बगावत की आहट। एमएलसी चुनाव के बाद शिंदे समेत कई एमएलए पहुंच से बाहर। 1 दर्जन विधायकों ने गुजरात में डाला डेरा। संकट में ठाकरे सरकार। शिवसेना में बगावत की खबरों के बीच बोले शरद पवार, कहा अच्छे तरीके से चल रही महाराष्ट्र सरकार, उद्धव जल्द सुलझाएंगे मसला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पीएम मोदी, सीएम योगी, योग गुरु बाबा रामदेव समेत दुनिया भर ने किया योग। मैसूर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। कहा निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है योग। और योग दिवस पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा योग हमें अनुशासित होना सिखाता है। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात देश की। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहां मौजूद रहे। इसके अलावा मोदी सरकार के 75 मंत्रियों ने सांस्कृतिक महत्व वाले 75 जगहों पर सामूहिक रूप से लोगों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं यूपी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत लगभग सभी मंत्रियों ने योग किया। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society.
Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde, tad brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us. And yoga makes us conscious of everything within us. लगता है कि यह भारत को अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की अनुभूति हम सबको करा रहा है। आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी, यानी एक छोटे से व्यवस्था से एक बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। और 8वां योग दिवस का तो थीम भी यही दिया गया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत वर्ष भी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की आजादी के 75वें वर्ष में स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमने आजादी को तो नहीं देखा, आजादी के आंदोलन में हम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागी होने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि आजादी का जब 75वां वर्ष पूरे देश के अंदर धूमधाम से आयोजित हो रहा था, उस आयोजन के साथ हम भी साक्षी बने थे, हम भी उस आयोजन के साथ जुड़े हुए थे। हम ये बोलने के लिए अपने आप को गौरव की अनुभूति करा सकते हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के सामने लक्ष्य दिया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ दुनिया ने इस दौरान युद्ध भी देख रहा है, आपसी कलह भी देख रहा है, भौतिकता के पीछे भागती हुई मानवता के उन संकीर्ण स्वार्थों को भी बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश ने भी तय किया, अगर आप भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस योग दिवस में 25 करोड़ योग साधक एक साथ
योगिक क्रियाओं को करते हुए दिखाई देंगे। आसन करेंगे, प्राणायाम की क्रियाओं को करेंगे। जो नियमित अभ्यासी हैं वे ध्यान की क्रियाओं को भी इसके साथ आगे बढ़ाएंगे। एक अभ्यास, एक कार्यक्रम के साथ जुड़ना, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में देश का हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश में निवास करता है तो उत्तर प्रदेश में भी 75,000 से अधिक स्थानों पर, यानी 75,000 से अधिक स्थानों पर ये योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। आयुष विभाग ने, हमारे प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं और 75,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ यह योगाभ्यास का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, जिसमें 3.5 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को दिया गया था। मेरा मानना है कि 5 करोड़ से अधिक लोग आज इस योगाभ्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में योग से जुड़े आयोजन हुए हैं। ऐसे में इटली के तुरन शहर की चर्चा जोरदार ढंग से हो रही है, जहां योगाभ्यास के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में होने वाली प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की गूंज रही। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धागतीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजेयं च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चेवयन्यन्तकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्ये समुत्कर्षणं श्रेयसस्येकमुत्क्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयधेयनिष्ठ रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जनः सम्पता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेधा स्वराष्ट्रं सरर्थ भगवत्वा शिशादे वृषम् भारत माता की जय। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनावों के बाद उद्धव सरकार में बड़ी बगावत होते दिख रही है। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे चुनावों के बाद से शिवसेना के संपर्क में नहीं है। शिवसेना के लिए परेशानी की बात इसलिए है क्योंकि वो अकेले नहीं गायब हुए हैं, बल्कि उनके साथ 29 और विधायक शिवसेना के संपर्क में नहीं है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव परिणाम शिवसेना को 52 वोट मिले। 12 विधायक का विद्रोह, उद्धव ठाकरे की माफिया सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिंदे गुजरात के सूरत शहर में किसी होटल में रुके हुए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 10 में से 5 सीट पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में बड़ी बात यह रही कि शिवसेना और कांग्रेस में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि चुनावों के नतीजे और क्रॉस वोटिंग से नाखुश थे एकनाथ शिंदे।
देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर सभी की नजर बनी हुई है। ऐसे में विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति कैंडिडेट हो सकते हैं। यशवंत सिन्हा दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के लिए विपक्ष की बैठक में भाग लेने वाले हैं। इस बैठक में शामिल होने से पहले यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी है उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूं। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। टीएमसी आज होने वाली विपक्ष की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव करेगी। जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस मामले पर चर्चा करने के बाद सिन्हा ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है। वहीं यशवंत सिन्हा ने बैठक से पहले एक ट्वीट कर बड़े राष्ट्रीय कारणों के लिए पार्टी के काम से अलग हटने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के ऑफर को ठुकरा चुके हैं। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने सोमवार को ही विपक्ष के नेताओं को राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम सुझाने पर धन्यवाद देते हुए चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसे में अब विपक्ष यशवंत सिन्हा को मैदान में उतार सकता है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से बीजेपी के प्रसाद लाट से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत हांदोरे की हार के बाद एनसीपी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। वहीं शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अधिकारों का दुरुपयोग करके जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर उसके विधायकों ने हांदोरे को वोट नहीं किया तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। कांग्रेस के दो प्रत्याशियों में से एक भाई जगताप की जीत मिली है, लेकिन हांदोरे बीजेपी प्रत्याशी लाट से हार गए हैं, जो कि राज्य की सत्तारूढ़ एमवीए सरकार के लिए एक झटका है। चुनाव में बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशियों को जीत मिली है। वहीं शिवसेना के 2 और एनसीपी के 2 प्रत्याशियों को भी जीत मिली है। शिवसेना के दोनों विजेता प्रत्याशियों सचिन अहिर और अमस्या पडवी को 26-26 वोट मिले हैं, जबकि पार्टी के पास कुल 55 वोट थे। अहिर ने संवाददाताओं से कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ इसका विश्लेषण करेंगे। उन्होंने शिवसेना को भड़काने का प्रयास किया है। परिणाम से पता चलता है कि सभी विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के साथ है। आपको भी पता है कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया जाता है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत ने कहा है कि बीजेपी के 5वें उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए जीत मिली है क्योंकि बीजेपी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने के बाद अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा में नौकरी दी जाएगी। हरियाणा के सीएम ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को उनकी सेवा समाप्त होने के बाद नौकरी देने का ऐलान किया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के जो भी युवा अग्निवीर के रूप में राष्ट्र सेवा करेंगे, उन सभी को मां भारती की सेवा के उपरांत राज्य की पुलिस, आपदा प्रबंधन, उपनल और अन्य संबंधित सेवाओं में
प्राथमिकता दी जाएगी। आप सभी किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराज युवाओं को आश्वासन देते हुए ट्वीट किया था कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में न आए। मां भारती के सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। हालांकि केंद्र सरकार की इस योजना का भारी विरोध हो रहा है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में युवाओं ने मांग की है कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। अग्निपथ को लेकर मचे हाहाकार में जन संसाधनों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं इसके चलते कई रेलगाड़ियों में आग लगा दी गई। बता दें कि सबसे अधिक प्रभावित जोन पूर्व मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है और इस जोन में लगभग 350 ट्रेनें रद्द हैं, जिनमें से इसमें गुजरने वाली ट्रेन भी शामिल है। अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते ट्रेन संचालन फिर बाधित हुआ है और सोमवार को 600 से अधिक ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। वहीं रेलवे ने एक बयान में कहा है कि प्रभावित 612 ट्रेन में 602 ट्रेन रद्द की गई हैं, जिसमें 223 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है और 379 ट्रेन यात्री वाली शामिल है। साथ ही 4 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। सबसे अधिक प्रभावित जोन पूर्व मध्य रेलवे था, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है और इसमें सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और धनबाद डिवीजन शामिल है। जोन में लगभग 350 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिनमें से गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल है। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस IYC के कार्यकर्ताओं ने कैनॉट प्लेस के पास शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को वापस लेने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए एक ट्रेन को रोक दिया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने रेल पटरियों को खाली कराया और करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को पटरी और स्टेशन से हटाने की कोशिश के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। अग्निपथ को लेकर हो रहे हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी मामले में कैविएट दाखिल कर दिया है। केंद्र ने कोर्ट से भी अनुरोध किया है कि बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पर याचिका दाखिल करने वाले तीनों ही याचिकाकर्ता पेशे से वकील हैं। वहीं तीनों याचिकाकर्ता के नाम विशाल तिवारी, मनोहर लाल शर्मा और हर्ष अजय सिंह हैं। बता दें कि विशाल तिवारी की याचिका में अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसा की SIT जांच करने की मांग के साथ योजना की समीक्षा की मांग भी की गई है। साथ ही मनोहर लाल शर्मा ने योजना के गलत तरीके से लागू किया गया और देशहित के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की है। वहीं हर्ष अजय सिंह ने मांग की है कि कोर्ट सरकार को योजना की दोबारा समीक्षा का आदेश दे।
बताते चले कि सिंह ने ये मांग भी की है कि 24 जून से लागू हो रही योजना पर कोर्ट फिलहाल रोक लगा दे। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 केस पे MP MLA कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के खिलाफ केस पे कोर्ट ने जब सजा का भी ऐलान कर दिया है। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा का ऐलान किया है। कोर्ट की ओर से 10 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता का जाना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि अनंत सिंह के खिलाफ ये मामला साल 2019 का है, जब हथियारों की तस्करी को लेकर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अनंत सिंह के मोकामा के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। तब बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस की ये रेड करीब 11 घंटे तक चली थी। पुलिस के इस मैराथन रेड के दौरान अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ ही 26 राउंड गोली और एक मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। इस रेड के बाद अनंत सिंह फरार हो गए थे। बिहार पुलिस अनंत सिंह की तलाश में जुटी हुई थी, तो वहीं वो पुलिस को चकमा देकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे थे। इसे लेकर बिहार पुलिस की किरकिरी भी हुई थी। जम्मू कश्मीर में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को धूल चटा दी है। वहीं आज सोपोर मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है। मामले की जानकारी कमिश्नर जोन पुलिस ने दी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने आज सोपोर में एक आतंकी को मार गिराया और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के अनुसार ये एनकाउंटर तुलीबल इलाके में हुआ है। इस मामले पर कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। साथ ही ट्वीट कर बताया गया है कि सोपोर में हुए एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया और ऑपरेशन जारी है। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर कहा था कि सोपोर के तुलीबल इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। 20 जून को कश्मीर के IGP ने जानकारी देते हुए बताया था कि घाटी में हुई मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी समेत कुल 7 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया नरम हो गया है। बता दें कि 20 जून को रुपया 7 पैसे की तेजी के साथ 77 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ था। वहीं आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 78 रुपए पर यानी 2 पैसे की गिरावट पर खुला। साथ ही विदेशी फंडों की लगातार निकासी और डॉलर की मजबूती के चलते रुपया 21 जून को शुरुआती कारोबार में 6 पैसे गिरकर 78 रुपए 4 पैसे पर आ गया।
इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 78 पर खुला, फिर कमजोर रुख के साथ 78 रुपए 4 पैसे तक गिर गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 6 पैसे की गिरावट दिखाता है। वहीं रुपए की गिरावट के पीछे डॉलर में आ रही मजबूती का कारण प्रमुख है और डॉलर में तेजी के पीछे विदेशी फंडों की ग्लोबल बाजारों में की जा रही खरीदारी की वजह है। बताते चले कि 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.36% की गिरावट के साथ 104.32 पर था। इस बीच ग्लोबल ऑयल इंडेक्स ब्रेट क्रूड वायदा 0.91% गिरकर $115.17 प्रति बैरल आ गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निधि समर्पण योजना के तहत दान देने का सिलसिला लगातार जारी है, मगर इसी दौरान 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के 15,000 चेक बाउंस भी हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाइयों की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट को दान के रूप में अब तक 3,400 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इसी रिपोर्ट में दान के धन से संबंधित बैंक चेक के बाउंस होने के बारे में भी जानकारी दी गई है, लेकिन उनके कारणों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रबंधक प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि बाउंस हुए चेकों के बारे में अलग से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कौन कौन से चेक बाउंस हुए हैं और उनके कैंसिल होने के क्या कुछ कारण रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अनेक चेक स्पेलिंग की गलती या हस्ताक्षर मेल नहीं खाने और अन्य तकनीकी कारणों से बाउंस हुए हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाउंस हुए चेकों को बैंक के सामने दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में रहने वाले दानदाताओं के चेक सबसे ज्यादा संख्या में बाउंस हुए हैं। अकेले अयोध्या जिले में 2000 से ज्यादा चेक बाउंस हुए हैं। प्रकाश गुप्ता ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख से करीब 5 लाख रुपए तक दान करने वाले लोगों की संख्या 31,663 है। इसी तरह 1428 लोगों ने 5 से 10 लाख रुपए तक का दान दिया है। इसके अलावा 950 लोगों ने 10 से 25 लाख रुपए तक का दान दिया है। वहीं 123 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25 से 50 लाख रुपए तक दान किए हैं। इसके अलावा 127 लोगों ने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक दान किए हैं। साथ ही 74 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दान की है। और चलिए अब रुक करते हैं दुनिया की खबरों का। भारतीय नागरिक को आतंकी घोषित करने के पाकिस्तान के प्रयासों पर भारत ने पानी फेर दिया है। इस काम में भारत का साथ 4 और देशों ने भी दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक गोविंदा पटनायक दुग्गीवलासा को आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया था। पाकिस्तान चाहता था कि दुग्गीवलासा को यूएन के अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने उसके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। पाकिस्तान का कहना है कि दुग्गीवलासा उनके देश में हुए आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, इसलिए यूएन के सुरक्षा परिषद की 1267 समिति इस प्रस्ताव को पारित कर उन्हें आतंकी घोषित करे। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को खारिज करने के जिन 4 देशों ने भारत का साथ दिया वो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और अल्बानिया है। इनमें से 3 देश ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, जबकि अल्बानिया इस महीने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष
राष्ट्र है। 2020 में भी भारत सहित इन्हीं 5 देशों ने दुग्गी वलासा को आतंकी घोषित करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दुग्गी वलासा को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल कराने के पाकिस्तान के प्रयास को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समय की बर्बादी के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर 1267 विशेष प्रक्रिया को धार्मिक रंग देकर इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पिछले हफ्ते चीन ने लश्कर तैयबा के दूसरी कमान के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल कराने के भारत के प्रयासों पर अड़ंगा लगा दिया है। ये प्रस्ताव संयुक्त रूप से भारत और अमेरिका ने 1 जून को पेश किया था और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिति के सदस्यों को सर्कुलेट किया गया था। अमेरिका ने मक्की पर $20 लाख का इनाम रखा है। अमेरिका और भारत की सरकारों ने घरेलू नियमों के तहत उसे आतंकी घोषित किया है। वो 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का संबंधी है और अलकायदा के अयमान अल जवाहिरी और तालिबान के आकाओं से उसके करीबी संबंध है। मक्की के पक्ष में चीन के इस कदम को यूएन पाकिस्तान के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अधिकारियों ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले में बढ़ोतरी के मद्देनजर आपातकाल घोषित करने का फैसला किया है। पंजाब के गृह मंत्री अता तरार ने 19 जून को कहा कि प्रशासन को बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए आपातकाल घोषित करने के वास्ते मजबूर होना पड़ा है। मंत्री ने कहा कि प्रांत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में तेज वृद्धि समाज और सरकारी अधिकारियों के लिए एक गंभीर मुद्दा है। बता दें कि खबरों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि पंजाब में रोजाना बलात्कार के 4 से 5 मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए विशेष उपायों पर विचार कर रही है। वहीं कानून मंत्री मलिक मोहम्मद अहमद खान की उपस्थिति में तरार ने कहा है कि बलात्कार और कानून व्यवस्था पर कैबिनेट समिति द्वारा सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी और ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए नागरिक संस्थाओं, महिला अधिकार संगठनों, शिक्षकों और वकीलों से भी परामर्श किया जाएगा। तरार ने अभिभावकों से अपने बच्चों को सुरक्षा के महत्व के बारे में बताने का आग्रह किया है और कहा है कि बच्चों को बिना निगरानी के अपने घरों में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मंत्री ने कहा है कि कई मामलों में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ मेडिकल स्टाफ ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। मेडिकल स्टाफ ने एक नवजात का सिर काटकर उसे मां के गर्भ में ही छोड़ दिया। इस घटना ने सिंध सरकार भी घेरे में आई है। वहीं अपनी साख बचाने के लिए सरकार ने दोषियों का पता लगाने के लिए एक मेडिकल जांच बोर्ड बनाया है। बता दें कि जमशोरों में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस में स्त्री रोग प्रमुख ने कहा है कि थारपारकर जिले में एक दूर दराज गांव में एक भील हिंदू महिला रहती है। वो पहले अपने क्षेत्र के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र गई, लेकिन वहां कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थी। वहां मौजूद अनुभवहीन कर्मचारियों ने उसका इलाज शुरू कर दिया, जिसने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि RHC कर्मचारियों ने 19 जून को महिला का ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने नवजात का सिर काटकर गर्भ में ही छोड़ दिया।
जब इस कारण महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसकी हालत मरने जैसी हो गई तो उसे पास के ही मीठी के नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि वहां भी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। अंत में परिवार उसे LUMHS में ले गया, जहां महिला के गर्भ से शिशु का सिर निकाला गया और उसकी जान बचाई जा सकी। यूक्रेन पर हमले के बीच अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाए। इन पाबंदियों का फायदा अब चीन उठा रहा है। चीन रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीद रहा है। मई महीने में रूस से चीन में कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड 55% बढ़ा है। इसके साथ ही रूस चीन को तेल की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। रूस ने इस मामले में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। बताते चले कि चीन की सरकार रिफाइनरी कंपनियां सिनोपैक और झेनुआ ऑयल सहित कई तेल कंपनियों ने हाल के महीनों में रूस के कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप और अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका फायदा चीन को हो रहा है। खबरों के मुताबिक मई महीने में रूस के तेल का चीन में आयात लगभग 84.2 लाख टन रहा है। इसमें पूर्वी साइबेरिया, प्रशांत महासागर तेल पाइपलाइन और समुद्र के जरिए तेल का आयात शामिल है। बता दें कि डेटा के मुताबिक 19 महीनों के अंतराल के बाद रूस विश्व में कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। इससे ये भी पता चलता है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस को अपने तेल के खरीदार मिल रहे हैं। दरअसल इसका कारण भारत और चीन जैसे देशों को तेल पर भारी छूट देना है। वहीं मार्च में अमेरिका और ब्रिटेन के रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, जबकि यूरोपीय यूनियन रूस के तेल पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि ये कदम रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर निशाना है। इससे पहले सऊदी अरब से चीन में सबसे ज्यादा तेल का आयात होता था। इजराइल में एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की गद्दी से हटाकर गठबंधन सरकार चला रहे नफ्ताली बेनेट की सरकार का जाना तय माना जा रहा है। 3 साल 5 महीने के अंदर इजराइल में 5वीं बार चुनाव होने की पूरी संभावना है। अब तक कुछ दिनों के विदेश मंत्री याइर लापिद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इजराइल के वर्तमान पीएम नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री याइर लापिद ने संयुक्त बयान जारी किया है। दोनों ने अपनी पार्टियों के बीच जारी गठबंधन तोड़ने की बात कही है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि बेनेट और लापिद नेसेट यानी इजरायली संसद भंग करने के लिए एक विधेयक लेकर आएंगे। इसके बाद अक्टूबर में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। गठबंधन के दौरान हुए समझौते के मुताबिक चुनाव के बाद नई सरकार आने तक लापिद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बता दें कि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल की यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में अब बाइडेन का अभिवादन बेनेट नहीं बल्कि लापिद करेंगे। बता दें कि नफ्ताली बेनेट इजरायल की दक्षिणपंथी यमीना पार्टी के प्रमुख हैं। इसे 2019 में बनाया गया था। याइर लापिद यश अतिद नामक लिबरल पार्टी के नेता हैं। लापिद ने 2012 में पार्टी बनाई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट की सरकार के पास विपक्ष के सिर्फ 1 सीट ज्यादा थी। पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी समय से सरकार में शामिल सांसदों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए थे। दरअसल बेनेट सरकार में शामिल एक अरब पार्टी सरकार के कामकाज से नाराज थी। उनका आरोप था कि फलस्तीन की बस्तियों में यहूदी नागरिकों को बसाया जा रहा है।
भारतीय टीम में एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। इसी बीच भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें कि सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में अब अश्विन यूनाइटेड किंगडम के लिए टीम के साथियों के साथ रवाना नहीं हो सकेंगे। वहीं 5वें टेस्ट वो खेलेंगे या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। बता दें कि अश्विन क्वारंटाइन है और सभी प्रोटोकॉल आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही टीम में शामिल होंगे। खबर के मुताबिक अश्विन टीम के साथ ब्रिटेन नहीं गए हैं। वहीं जाने से पहले ही उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ था, जिसमें वो संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि वो 1 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले ठीक हो जाएंगे। कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी 16 जून को लंदन पहुंच गए थे। वहीं टीम इंडिया 24 जून से काउंटी टीम लिसेस्टर के खिलाफ 4 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी। वहीं अफ्रीका सीरीज खत्म होने के बाद कोच द्रविड़, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत 20 जून को लिसेस्टर पहुंचेंगे। टेलीविजन की पॉपुलर उड़िया एक्ट्रेस रश्मि रेखा ओझा की मौत हो गई है। लाश पंखे से लटकी मिली है। भुवनेश्वर स्थित रश्मि रेखा किराए के मकान में लाश पंखे से उनकी लटकी मिली। यहां वो नयापल्ली एरिया में रहती थी। खबरों के मुताबिक 23 साल की रश्मि के पिता ने बेटी के लिव इन पार्टनर संतोष पात्रा के इस मामले में शामिल होने की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि संतोष ने ही उनकी बेटी के निधन की जानकारी दी है। यह घटना 18 जून की रात की है। बता दें कि रश्मि को पिता ने कई कॉल किए, लेकिन एक्ट्रेस ने फोन नहीं उठाया। बाद में संतोष ने उन्हें फोन करके कहा कि रश्मि का निधन हो चुका है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उनको पता चला कि संतोष और रश्मि उस घर में पति पत्नी की तरह रहते थे। इस बात की जानकारी घर के मकान मालिक ने दी है। बता दें कि रश्मि के पिता ने यह भी कहा है कि वो बेटी के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते थे। पुलिस ने असामान्य मौत का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये सुसाइड का मामला दिख रहा है, क्योंकि रश्मि एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। और देश दुनिया की खबरों में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News/।